हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं सौरभ गुप्ता लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल होने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इसका जो पार्ट 1 है वो अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इसी पार्ट में हम कुछ नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। इसी मंत्र के साथ हम आज का समय भी अच्छा बनाएंगे। आप जो आज अपना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो को देख करके, यकीनन आप आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है व्हाइट शुगर, दूसरा है पास्ता, तीसरा है हनी एंड चौथा है फ्रूट जूस। ठीक है, आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि इनमें से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। देखिए, सभी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। वो सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। ठीक है, अब यहां पर हमको कंफ्यूजन हो सकता है अगर हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ना पता हो। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। जब हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम चार प्रकार का क्लासिफिकेशन यहाँ पर स्टडी करते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कहलाता है मोनोसेकेराइड। अगर दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी शुगर्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। चाहे आप ग्लूकोज की बात कर लीजिए, चाहे फ्रक्टोज की बात कर लीजिए, चाहे गैलेक्टोज की बात कर लीजिए, ये सभी क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, चाहे आप लैक्टोज की बात कर लीजिए, ये आपका डाइसेकेराइड है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अगर है तो उसको अपन कहेंगे मोनोसेकेराइड। दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड। यहाँ पर सी का मतलब कार्बन नहीं है, यहाँ पर सी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने आपको सिंबॉलिकली समझाया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शुगर, जो कि किस में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। क्लियर है? इसी तरीके के डाइसेकेराइड्स होते हैं जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, जिसमें 3 से 10, 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहलाता है ओलिगोसेकेराइड। और मोर देन 10 अगर शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड है उसी को ही क्या कह दिया यहाँ पर इस क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है, अब इसके भी अदर फर्दर क्लासिफिकेशन है तो ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे। बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है एंड पॉलीसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। अब पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स क्या है? पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आएगा आपका, एक तो आता है स्टार्च आता है जो हमारे लिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है, और दूसरा आता है ग्लाइकोजन। क्या आता है, ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, दीज आर बोथ पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो होता है वो कहाँ मिलेगा हमको, प्लांट में मिलेगा। स्टार्च कहाँ मिलेगा, प्लांट में। और ग्लाइकोजन जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एनिमल में। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एनिमल में होता है। स्टार्च का फॉर्मेशन कहाँ होगा, प्लांट में। ग्लाइकोजन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो अपन क्या कहते हैं, एनिमल
स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ग्लाइकोजन को, क्योंकि ग्लाइकोजन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टार्च के जैसी होती है, हालांकि थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। ये लेस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ज़्यादा जितना आप डीप में जाओगे उतनी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है इनमें से स्टार्च या ग्लाइकोजन कहाँ पे मिलेगा। पहली बात तो जो चार ऑप्शन दिए सारे क्या हैं? एक्सटर्नल सोर्स हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स इसका मतलब ग्लाइकोजन का तो चांस नहीं। अब आपको ये देखना है कि किसमें मोनोसेक्राइड मिलेगी, किसमें डाइसेक्राइड मिलेगी और किसमें पॉलीसेक्राइड मिलेगी। पॉलीसेक्राइड मतलब किसमें स्टार्च मिलेगा। तो अगर हम देखें व्हाइट शुगर, चीनी, डायरेक्ट किसका सोर्स होगा? आपके मोनोसेक्राइड का। शुगर में क्या प्रेजेंट होगी? आपके मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। ग्लूकोज, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज इसको अपन केन शुगर भी बोलते हैं, और ये मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं, जो कि गन्ने के अंदर पाई जाती है। गन्ना के जो जूस होता है उससे क्या बनती है? चीनी बनती है, जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? सुक्रोज होता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो ये कौन सी होगी? सुक्रोज आपकी डाइसेक्राइड होगी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़े माल्टोज, लैक्टोज, उसी प्रकार से सुक्रोज भी क्या है? आपकी डाइसेक्राइड। तो व्हाइट शुगर में क्या देखने को मिलेगा आपको? या तो ग्लूकोज देखने को मिलेगा या फिर सुक्रोज देखने को मिलेगा, डाइसेक्राइड। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर यहाँ पर नहीं है। पास्ता की अगर हम बात करें तो पास्ता के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। पास्ता के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है, क्योंकि पास्ता जो बनता है या तो आटे से या फिर मैदा से, इनसे बनेगा। और ये दोनों किसके सोर्स है? आपके स्टार्च के सोर्स हैं। तो स्टार्च के सोर्स है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको किस में देखने को मिलेगा? पास्ता में देखने को मिलेगा। हनी जो है इसमें आपको डायरेक्ट मोनोसेक्राइड देखने को मिलेंगे। फ्रूट जूस जो होता है, अगर हम फलों की बात करें तो फल में सभी प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। मोनोसेक्राइड भी होगा और पॉलीसेक्राइड्स भी होगा। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, अगर हम बात करें फाइबर की, फाइबर भी क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनते हैं। और फाइबर्स जो होता है वो आपको पता है कि हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेबल होता है। इसका पाचन हमारी बॉडी में क्या नहीं होता? इसका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता। ये फाइबर्स पचते नहीं है, लेकिन हमारे खाने के अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ठीक है। तो फाइबर्स जो होते हैं वो किसका एग्जांपल है? पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। तो फाइबर्स जो होते हैं वो आपको फ्रूट के अंदर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें फ्रूट जूस की, ठीक है। तो केवल अगर फ्रूट होता तो वहां पर हम कंसिडर कर सकते थे, हालांकि कंसिडर करने का चांस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फाइबर्स जो है वो हमारे लिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि उससे हमको एनर्जी नहीं मिलती। वो बस फूड का अमाउंट बढ़ाने के काम आता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। फिर भी अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो फ्रूट जूस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो फिल्टर होने के बाद क्या होता है? फाइबर कंपोनेंट जो होता है फ्रूट से निकल जाता है। फ्रूट जूस केवल किसको कंसिस्ट करता है? मोनोसेकेराइड्स को, ठीक है। तो फ्रूट जूस में कौन सी शुगर मिलेगी आपको? फ्रक्टोज शुगर। फ्रूट जूस के अंदर कौन सी शुगर पाई जाएगी? फ्रक्टोज शुगर पाई जाएगी, ठीक है। तो ये भी मोनोसेकेराइड का एग्जांपल हो गया आपके। तो ये आपके मोनोसेकेराइड का एग्जांपल, ये आपके मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड एज वेल एज डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का आपका ऑप्शन बनता है बी। पॉलीसेकेराइड में आपके पास ऑप्शन क्या रहता है फिर? बी, पास्ता। तो पास्ता जो है वो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज पॉलीसेकेराइड, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर फाउंड इन होल अनप्रोसेस्ड फूड्स सच एज होल ग्रेन्स, ठीक है। जैसे होल क्यों लिखा है इन्होंने? क्योंकि फाइबर्स जो होता है वो हमको होल ग्रेन से मिलता है। जैसे हम लोग आटा लेते हैं, आटे को छान के उसमें से जो होता है जो उसकी कवरिंग होती है अनाज की, उसको हम फेंक देते हैं। तो वो जो फेंका आपने, जो कंटेंट आपने फेंका, उसमें आपको फाइबर्स भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है वो, ठीक है, जिसको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और हम रॉ मटेरियल लेते हैं जो उसका कंपोनेंट होता है स्टार्च, ठीक है।
तो स्टार्च भी अपने आप में एक जो है पॉलीसेकेराइड है। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, क्यूनियोआ, होल व्हीट ब्रेड, होल ग्रेन पास्ता, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, इन सब से हमको पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स के सोर्स हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं। कल हमने जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें हमने ट्रिक पढ़ी थी KEDA, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। और BC जो है वो आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आपसे पूछा जाए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो आपको देखना है कि विटामिन के जो है वो क्या है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। बाकी के क्या है, B6, B12 ये आपके वाटर सॉल्युबल, विटामिन C जो है वो वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में दो चीज आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो फैट के अंदर स्टोर हो सकता है। इसका मतलब इन विटामिन के रिजर्व हमारी बॉडी में हो सकते हैं। जहां जहां फैट डिपॉजिट होता है वहां वहां इन विटामिन को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो वाटर के साथ, यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, इसलिए इनका स्टोरेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। समझ में आ गया क्यों हो सकती है? क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो फैट के अंदर स्टोर हो सकते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन की क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। दीज विटामिन डिसॉल्व इन फैट एंड आर स्टोर्ड इन द बॉडीज फैटी टिश्यूज। ठीक है, वाटर soluble vitamins are not stored in the body and excess amount are excreted in the urine, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डाइटरी फैट इज मोस्ट लाइकली टू रेज LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल। कौन सा जो फैट होता है वो LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सा फैट होगा, तो यहां पर आप देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, ये फैट में सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रकार है। क्या है ये? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रकार है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसका कि दूसरा नाम क्या है, अल्फा लिनोलिक एसिड। अल्फा लिनोलिक एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। 18 कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं और पहला डबल बॉन्ड जो होता है ओमेगा साइड से, पहला डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन की स्ट्रक्चर है। डीपली डिटेल में जितना आपको जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया, हालांकि ये केवल नॉलेज पर्पज से, इतना डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, ये नाम आपको याद रखने की जरूरत है, अल्फा लिनोलिक एसिड जो होता है फैटी एसिड्स, उसको अपन क्या कहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहा जाता है। और अगर यहाँ पर केवल अल्फा की जगह लिनोलिक एसिड कहे तो ये बन जाएगा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी फैटी एसिड्स में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, उतना ही वो फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखें सबसे खराब फैट कौन सा होगा, तो वो होगा आपका सैचुरेटेड फैट्स, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स में एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए इनके मेटाबोलाइज होने की, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, तो सबसे खराब फैट होता है सैचुरेटेड फैट्स। अगर हम बात करें LDL की, तो यहाँ पर सैचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा होता है। LDL में सैचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट्स अमाउंट LDL में ज्यादा होता है, इसलिए LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये LDL जो एक प्रकार की लिपोप्रोटीन है, ये फैट को और कोलेस्ट्रॉल को आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर 1। सैचुरेटेड फैट्स आर मोस्ट लाइकली टू रेज LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है LDL को, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। दे आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलेगा सैचुरेटेड फैट्स, रेड मीट में मिलेगा,
फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। जो आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिनमें एक्स्ट्रा फैट ऐड किया जाता है, तो वो सब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। कि आप कितनी भी एक्सरसाइज करो, ठीक है, आप जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तब जाके वो डिजोल्व होना स्टार्ट होंगे। तो अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पैटर्न है, आरामदायक जिंदगी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इस तरह के फैट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट में जाकर के हमारे लिए कार्डियक डिजीज कॉज करेंगे। प्रोसेस्ड मीट में मिलेगा, फ्राइड फूड्स, ट्रॉपिकल ऑयल्स, कोकोनट ऑयल्स में भी पाया जाता है सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कोकोनट ऑयल की बजाय मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स कम होता है और अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर हमको पता करना हो कि किस कंटेंट में किस फूड कंपोनेंट में सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, तो अगर कोई फैट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर जम जाता है, ठोस मिलता है, सॉलिड मिलता है आपको या सेमी सॉलिड मिलता है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स है। और अगर कोई फैट रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो वो कैसा फैट है? वो अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप कोकोनट ऑयल की भी बात करें, तो कोकोनट ऑयल जो होता है, कोकोनट ऑयल भी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर डाउन होने पर वो जम जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट्स का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए कोकोनट ऑयल के बजाय मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसका यूज़ करना अच्छा होता है। इसके अलावा पाम ऑयल एंड पाम कर्नेल ऑयल जो होता है उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर रखी है, आप देख सकते हैं। ये है काइलोमाइक्रॉन्स, जिसमें फैट कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। ये तीनों जो है फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों फैट के कंपोनेंट है, और ये प्रोटीन का कंपोनेंट है। तो लाइपोप्रोटीन क्या कहलाती है? लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन क्या होती है? जिसमें प्रोटीन होता है और लिपिड होता है। ये सारे आपके लिपिड के पार्ट है, फास्फोलिपिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया एंड कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये कंपोजिशन ज्यादा है, और ये प्रोटीन 1% है काइलोमाइक्रॉन्स में। ये बनते हैं आपके इंटेस्टाइन में। कहाँ बनते हैं? इंटेस्टाइन में। काइलोमाइक्रॉन बनते हैं आपके इंटेस्टाइन में, ये आपकी बॉडी में मूव करते हैं, उसके बाद लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, और ये अलग अलग प्रकार की लाइपोप्रोटीन बनती है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक्चुअली जो डेंसिटी वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है? वो किया गया है प्रोटीन के लिए। तो जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा है वो हो गया हाई डेंसिटी, और जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी कम है वो हो गया लो डेंसिटी। तो जिसमें प्रोटीन की डेंसिटी कम है उसमें लिपिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसमें लिपिड का कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 8% प्रोटीन है, तो यहाँ पर 92% क्या हो गई? लिपिड हो गई। यहाँ पर 1% प्रोटीन है तो 99% क्या हो गई? लिपिड हो गई। तो जितना प्रोटीन कंपोनेंट बढ़ेगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, जितना फैट कंपोनेंट कम होगा उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लो डेंसिटी की अगर हम देखें, बाकी सब में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है। आपके काइलोमाइक्रोन में 5%, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में 14%। लेकिन अगर हम एलडीएल में देखें तो कितना कोलेस्ट्रॉल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? 45%। कितना आपको दिखाई दे रहा है? 45%। प्रोटीन है आपके 25%, ठीक है। तो लो डेंसिटी में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये इसकी तुलना में ज़्यादा डेंजरस है। प्रोटीन इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली अगर हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखें तो अकेला कोलेस्ट्रॉल इसमें 45% ये कवर करता है, ठीक है। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है इसमें, जो कि है आपका 45%, ठीक है। और बाकी का जो आपका बचा 55% वो होता है आपके लिपिड कंपोनेंट, जिसमें अगर आप कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट देखें तो 20%। तो सब में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है, केवल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कंपोनेंट ज़्यादा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो उस मेटाबॉलिज्म की वजह से इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं, ठीक है।
तो ये आपका लाइपोप्रोटीन का क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लियर हो गया। सैचुरेटेड फैट्स के साथ साथ हमने लाइपोप्रोटीन को भी क्लियर किया। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पिक्चर क्लियर है। और मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हो, इसमें से वैल्यूज लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है। विटामिन ई जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो हमारी सेल की एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं, डैमेज को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को कम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अगर हम नॉर्मल कहें, ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं होता और दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि हमारे अदर बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को बिगाड़ते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, जल्दी एजिंग आ जाती है और वो जल्दी डैमेज होती है। तो उसको रोकने का काम करते हैं कौन? विटामिन ई। तो अगर हम विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं तो हमारी स्किन कैसी रहेगी? चमकदार रहेगी, ग्लो रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो स्किन हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्किन हेल्थ, ठीक है। Vitamin E is a powerful antioxidant that plays a crucial role in protecting cell from damage caused by free radicals. किसके द्वारा? फ्री रेडिकल्स के द्वारा जो डैमेज किया जाता है। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन डैमेज सेल्स, contribute to aging and increase the risk of chronic diseases. Vitamin E's main functions includes neutralizing free radicals and reducing oxidative stress, protecting cell membranes and tissues from damage, supporting immune functions and maintaining healthy skin, hair and eyes. तो ये इसके फंक्शंस हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग कंपटीशन से रिलेटेड, जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, डेली टेस्ट सीरीज और ई पीडीएफ नोट्स। तो सारा कुछ हमने टेक्निकली एडवांस और इम्प्रूव करने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या है एक बार आप ऐप को जरूर डाउनलोड करके एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में कंटेंट है क्या। ठीक है, तो जितना आप देखोगे उतना ही आप समझोगे कि आपको हमसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9950755186। चलिए नेक्स्ट इज विच फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मतलब किसका सोर्स? आयरन का सोर्स। आयरन आपको पता है किस में ज्यादा होता है? पालक में ज्यादा होता है। और पालक जो होता है वो क्या कहलाता है? स्पाइनेक कहलाता है। ठीक है, फॉलिक एसिड्स कौन सा विटामिन होता है? B9 होता है, जो कि हमारी बॉडी में नर्वस डेवलपमेंट में, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। हमारे जब न्यूरॉन्स होते हैं उनको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड्स को, आरबीसी को प्रोडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि फॉलिक एसिड आपको पता है आयरन कंपोनेंट। ठीक है, तो एनीमिया को भी कंट्रोल करता है। तो बेस्ट सोर्स है आपके स्पाइनक, जिसको कि अपन बोलते हैं पालक। चिकन जो होता है वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है। चीज़ जो होता है वो कैल्शियम। फिश जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, घुमा फिरा करके कुछ लिमिटेड चुनिंदा चीज़ें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। जितना हम बार बार इनको रिपीट करेंगे उतना ये चीज़ें हमारे माइंड में फिट बैठ जाएंगी। क्लियर है? स्पाइनेक इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द फॉलिक एसिड। ए विटामिन B9 एसेंशियल फॉर किस किस के काम आता है? सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम आता है। इसलिए जब प्रेगनेंसी होती है तब इनको जो विमेंस है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके अलावा सपोर्टिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मेंटेनिंग हेल्दी नर्व फंक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है आपको पता है? प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या होती है? एमिनो एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से जो है क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे डीएनए का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
फैटी एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। और मोनोसैकेराइड जो होता है वो सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। एमिनो एसिड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड्स आर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर। अब प्रोटीन का है, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, मसल्स, बोन, स्किन, हेयर, प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। अब प्रोटीन हमारे एंजाइम और हार्मोन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके फॉर्मेशन में। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस एंड पीएच लेवल में भी हेल्प करते हैं। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पीएच लेवल को भी मेंटेन करती है। सपोर्टिंग इम्यून फंक्शंस। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसका, न्यूक्लिक एसिड्स के, जो कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में एंड आरएनए में। फैटी एसिड्स फैट को बनाते हैं। मोनोसैकेराइड जो होता है वो किसका मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। What type of bond links amino acids together to form protein? अब प्रोटीन आपको पता है कि अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एक अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड्स, तीन अमीनो एसिड्स, चार अमीनो एसिड्स। इनके बीच में क्या मिलेगा आपको, बॉन्ड मिलेगा। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एमिनो एसिड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इसलिए जो प्रोटीन चेन होती है, एमिनो एसिड्स की चेन होती है जिसको कि अपन प्रोटीन बोलते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कि एमिनो एसिड्स के बीच में फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये एक अमीनो एसिड्स और ये दूसरा अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये दो अमीनो एसिड्स, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका एमीन ग्रुप, इधर ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आपका एमीन ग्रुप, ये आपकी कार्बन चेन, ये सेंट्रल कार्बन। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। ये एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप का OH कंपोनेंट, दूसरे अमीनो एसिड्स के एमीन ग्रुप का H कंपोनेंट, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और सेपरेट हो जाते हैं। और इस कार्बन के बीच में और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है जिसको कि अपन बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और जिसको कि अपन बोलते हैं, सॉरी, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बाहर निकलता है और तब जाकर के क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्टिव फंक्शंस होता है, एक अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे चुंबक होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, अगर उनको अपन आसपास थोड़ा सा पास लेकर के आए तो उनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है। ठीक है, तो वो जितना आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, उतना ही फोर्स वो बढ़ता जाएगा और एक दूसरे को वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो उसी तरीके का एक फोर्स होता है किसके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो होता है, जैसे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स पाया जाता है। ये क्लियर बॉन्ड नहीं होता, ये केवल अट्रैक्शन होता है, ये क्लियर बॉन्ड नहीं होता। जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड की बात की थी, वहां तो वाटर मॉलिक्यूल निकला और वाटर मॉलिक्यूल निकल के उनके बीच में बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पर क्लियर बॉन्ड नहीं होता, ये एक अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स होता है। दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन को क्या कहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए जो अट्रैक्शन होता है उसको कभी भी कंप्लीट लाइन के द्वारा नहीं दिखाया जाता, जैसे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो इस अट्रैक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट बॉन्ड है ही नहीं, ये बॉन्ड है ही नहीं, ये एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है। क्योंकि एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को पास आने की कोशिश करते हैं। तो वो अट्रैक्शन जो होता है वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड की वजह से जो हमारी प्रोटीन होती है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे इस पूरे संसार में, वर्ल्ड में कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है वो किसकी वजह से बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, या तो गैस बन जाएगा,
ठीक है। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर फिर किस फॉर्म में होता, सॉलिड फॉर्म में होता। तो वाटर को लिक्विड होने में कौन हेल्प करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हेल्प करता है। इसी तरीके से प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर्स होती है या प्रोटीन के अंदर जो कुंडलियां बनती हैं, ठीक है, जो सर्कल्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ईस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH, जिसको कि अपन कैसे लिखते हैं, COOH, ठीक है। तो ये आपको लिखा COOH, एक O डबल बॉन्ड के साथ होता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होता है। दूसरे ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वही पानी निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है और उनके बीच में बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कहलाता है क्या, ईस्टर बॉन्ड। क्या कहलाता है, ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो ईस्टर बॉन्ड कब बनेगा, जब एक ग्रुप का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है, इस OH को अपन एल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है या एल्कोहलिक ग्रुप, दोनों का मतलब सेम है। तो एल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो कहलाता है क्या, ईस्टर बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो क्या आएगा बाहर, पानी, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये आपके चारों प्रकार के बॉन्ड समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। सेल्स की एनर्जी करेंसी क्या है, आपको पता है, ATP, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉइन्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, कॉइन्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी जो एनर्जी स्टोर करती है वो किस फॉर्म में करती है, ATP के फॉर्म में स्टोर करती है। बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, NADH, FAD, GTP, तो GTP जो होता है वो मेन सोर्स नहीं होता है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए। GTP कुछ बॉडी की फंक्शनिंग होती है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, वहां पे काम आता है। बाकी जो मेन सोर्स होता है वो GTP नहीं होता, ATP होता है। और बाकी के जो होते हैं NAD और FAD, ठीक है, इनके अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी ATP को फॉर्म करने के काम आती है। ये डायरेक्टली इनको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा ये NADH और FAD किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, storing energy in the form of phosphate bonds. It is a high energy molecules that can be broken down to release energy, which is the used to perform various cellular functions. NADH इसका पूरा नाम लिख लीजिए, बाकी का तो मैंने आपको समझा दिया। क्या काम करता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और GTP ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इनके जो फुल फॉर्म है वो आप याद कर लीजिए। बाकी का फंक्शंस क्या है, ये ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ATP प्रोडक्शन में, डायरेक्टली बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये अपनी एनर्जी से ATP बनाते हैं, फिर वो ATP हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच बायोमोलिक्यूल सर्व एज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो मैक्सिमम कंपोनेंट मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है आपका लिपिड। किस फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है। आपने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स, जिसको अपन बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है और ये दो लॉन्ग चेन आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से नीचे से एक सर्कल दिखाई दे रहा है और ये दो लॉन्ग चेन आपको दिखाई दे रही है। तो ये दो फॉस्फोलिपिड है। क्या है, फॉस्फोलिपिड, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। तो फॉस्फोलिपिड किसका टाइप हो गया, फैट का टाइप हो गया। तो आप ये देखेंगे कि प्रोटीन कुछ मात्रा में प्रोटीन है, कुछ मात्रा में आपके ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल्स हैं। ये आपको जो डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या आपके कोलेस्ट्रॉल,
तो कोलेस्ट्रॉल का भी अपना सेल मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्दी और गर्मी में सेल को सिकुड़ने से और फटने से बचाने में कौन रोल प्ले करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन है जो कि चैनल का काम करती है। किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर सेल के बाहर से सेल के अंदर तक आना हो या सेल के अंदर से किसी भी मॉलिक्यूल्स को बाहर पहुंचाना हो तो एक चैनल प्रोटीन यहाँ पर काम करती है। कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन इनको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये आप कहोगे ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये ग्लूकोज की चेन है और ये आपका क्या है? प्रोटीन, तो ये कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा कुछ मात्रा में ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको ग्लूकोज की चेन दिखाई दे रही है और ये किसके साथ जुड़ी हुई है? लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कहलाएगी आपकी ग्लाइकोलिपिड। तो ये मेन कंपोनेंट है किसके? आपके सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? फास्फोलिपिड, मतलब लिपिड का कंपोनेंट ज्यादा होता है। इवन कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी किसका पार्ट है? आपके लिपिड का पार्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम कंपोनेंट किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। और अगर ओवरऑल बात करें तो लिपिड कंपोनेंट, फैट कंपोनेंट हमारे सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फास्फोलिपिड बाइलेयर क्या काम करता है? क्योंकि आपको पता है फैट जो होती है वो वाटर इनसॉल्युबल होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, मतलब पानी क्या कहें कि पानी के विरोधी होती है। और ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। और ये जो चैन आपको दिखाई दे रही है ये होती है आपकी फैटी एसिड्स। क्या होती है? फैटी एसिड्स होती है। तो फैटी एसिड जो आपको पता है कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, पानी में घुलता नहीं है, लेकिन फॉस्फेट जो होता है वो पानी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये पानी को रिपेलेंट करता है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका जो साइड है फॉस्फेट का ये दोनों तरफ वाटर की तरफ है। लिपिड वाला जो कंपोनेंट है वो वाटर के बीच में है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है? आपका फॉस्फेट ग्रुप। इधर भी क्या होगा? ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है, इधर क्या होगा? वाटर कंपोनेंट होगा। ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, इधर भी क्या होगा? वाटर कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो वाटर कंपोनेंट की तरफ क्या है? आपके फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके साथ घुल सकते हैं। लेकिन आपका जो लिपिड कंपोनेंट है, जो आपका फैटी एसिड्स है, ये जो लॉन्ग चेन आपको दिखाई दे रही है दो, ये फैटी एसिड्स चेन है। ठीक है, जो कि फास्फोलिपिड का पार्ट है। तो ये चेन वाटर रिपेलेंट होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है, इसलिए ये वाटर के अपोजिट साइड में होती है। और ये इस तरीके से मिलकर के पूरी सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? लिपिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन? आपको पता है कौन स्टोर करता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या लिपिड? कौन करता है? डीएनए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए भी एक प्रकार से कहें न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, लेकिन आरएनए जो होता है वो बॉडी के सेल के अंदर ही काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की सूचनाएं लेकर के जाना, मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा सेल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उनमें रोल हेल्प करता है। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को लेकर के जाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर्स, डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल्स containing the instructions for the development, growth and function of an organism. It's a long double-stranded helix made up of nucleotides. इसके जो यूनिट्स होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। ठीक है, विद द सीक्वेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमाइनिंग द जेनेटिक कोड। तो इनका जो सीक्वेंस रहेगा, चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। तो इनका जो सीक्वेंस होता है कि यहाँ पर क्या आया, ये सीक्वेंस आपके कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपकी प्रोटीन को डिसाइड करते हैं और प्रोटीन फिर आपके कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट यील्डिंग एटीपी? ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। सिंपल क्वेश्चन है, दो तीन टर्म्स हैं यहाँ पर। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लूकोज टूट करके क्या बनता है? आपके पायरुवेट बनता है। क्या बनाता है? पायरुवेट। ठीक है, अब यहां पर पूछा है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल क्या होता है? जब पायरुवेट टूट करके क्या बनाए? एसिटिल कोएंजाइम, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सीसीसी बोलते हैं, सीसीसी सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इस साइकिल में क्या होता है? पायरुवेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर भी एटीपी प्रोड्यूस बनते हैं, लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ग्लूकोज को पायरुवेट में बनाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो होता है वो अलग अलग प्रक्रिया में होता है, जैसे ग्लूकोज का भी फास्फोरिलेशन होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो ये फास्फोरिलेशन कहलाता है। फास्फोरस जुड़ गया ग्लूकोज के अंदर, फास्फोरस जुड़ गया, क्या कहलाएगा? फास्फोरिलेशन। कौन से कार्बन पर? 6वें नंबर के कार्बन पर, इसलिए क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये प्रोसेस जो है वो आपके इस प्रोसेस के अंतर्गत आएगी। ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है उससे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, फिर वो टूटेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की। तो एक फास्फोरिलेशन ये हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि NADH जो होता है जब ATP बनाता है, क्योंकि NADH डायरेक्ट हमारी बॉडी इसको यूज नहीं करती एनर्जी के लिए, तो NADH किस में कन्वर्ट होगा? ATP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है? फास्फोरिलेशन होता है। मतलब NADH जो होता है वो ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट में एक फास्फोरस और ऐड करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है? ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ये हो गया डाइफास्फेट जिसमें 2 फास्फेट है, ये हो गया ट्राइफास्फेट जिसमें कितने? 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो फास्फेट जुड़ने का काम हो गया, ये क्या कहलाता है? फास्फोरिलेशन। तो जहां पर भी कोई एंजाइम फास्फेट ग्रुप जोड़ने का काम करे वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फास्फोरिलेशन कहलाती है। नेक्स्ट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ये सारी चीजें समझ में आ गई, इनको मैं हटा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछा जाता है और स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ग्लूकोज नहीं है, जैसे कुछ एमिनो एसिड्स, ये ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। अगर एमिनो एसिड से क्या बन जाए? ग्लूकोज बन जाए, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से। किससे बन रहा है ये? नॉन कार्बोहाइड्रेट। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजन, हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड्स है। तो ग्लाइकोजन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें पानी मिक्स होगा, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो यहां पर ग्लूकोज किससे बन रहा है? ग्लाइकोजन से बन रहा है। जो पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन तो जो था वो ग्लूकोज में टूट गया, और ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? ग्लूकोजीनोलाइसिस। ये क्या कहलाती है? ग्लूकोजीनोलाइसिस। देखिए हर प्रक्रिया का अलग अलग नाम है, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ग्लूकोजीनोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। अब इस प्रक्रिया को देखिए, ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, और बन क्या रहा है? ग्लूकोज। ये भी क्या? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट। एमिनो एसिड्स क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट, और क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। क्या बनता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोज का जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना। ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है किससे? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से। सिंपल है। जितना आप इस टर्म को ब्रेक करोगे उतना ही आपके पास क्लियर डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया मैंने यहां पे लिखी है। ग्लूकोज का क्या बन रहा है? पायरुवेट बन रहा है, वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब्स साइकिल में क्या है? पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। फिर वही प्रक्रिया घूम करके किसको कन्वर्ट करती है? एसिटिल कोएंजाइम को बनाती है। तो पायरुवेट का एसिटिल कोएंजाइम बनना क्या कहलाता है? सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको कि अपन क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? क्या वो लिपिड है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? क्या वो प्रोटीन है? और क्या वो न्यूक्लिक एसिड है? तो क्या आप बताइए क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है, प्रोटीन। कौन सी? ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया? हीम कंपोनेंट जुड़ गया, हीम कंपोनेंट जुड़ गया, क्या बन गया? हीमोग्लोबिन बन गया। तो एक्चुअली है क्या? ये प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन। ना तो ये लिपिड है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है, ना ही न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो ये आपके हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये आपकी है क्वाटरनरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन,
जो कि प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, ठीक है, एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। तो ये आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे ये क्या जुड़ा है आपके, हीम कंपोनेंट। ये क्या है, हीम कंपोनेंट। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। ये आपके जुड़ा है आयरन या हीम कंपोनेंट, ठीक है, वो कहलाता है क्या, क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। अब इनके साथ क्या जुड़ेगा, एक एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो अगर बात करें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं 4, और कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, वो होते हैं 8, क्योंकि एक ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। अगर हम एटम्स की बात करें, टोटल कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो 8 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि O2 के फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का नेचर है O2 के फॉर्म में रहना। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बन रहा है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, क्या कहलाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, किससे, नियो, ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का पाइरुवेट में बनना। ग्लूकोज का पाइरुवेट में बनता है तो ग्लाइकोलाइसिस। लाइपोलाइसिस क्या होता है, जब फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स में। और ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, तो वो कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है तो क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो लाइसिस हो गया तो टूट गया, जेनेसिस हो गया तो बन गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसेकेराइड। इनमें से डाइसेकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या राइबोज। तो राइबोज जो होती है वो पेंटोज शुगर होती है। कौन सी होती है, पेंटोज। पेंटोज शुगर क्या होती है, जिसमें कि क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये होती है हेक्सोज। हेक्सोज होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इनका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6। और पेंटोज जो होती है उसमें क्या होता है, C5H10O5, ठीक है। इनका जनरल केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, C5H10O5। पेंटोज शुगर होती है राइबोज। हेक्सोज होती है तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। H और O ये आपको वाटर के कंपोनेंट में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ऑक्सीजन जितने उससे डबल हाइड्रोजन है या नहीं, 6 है तो 12, 5 है तो 10, कितना हो गया, ये कंपोजिशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रेट। ये क्या, कार्बन। तो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब ये नाम क्यों दिया गया ये भी आपको समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर का कंपोजिशन होता है इनका, इसलिए कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, हेक्सोज कहलाती है, ये 5 कार्बन होते हैं, पेंटोज कहलाती है। बच्चा क्या, लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है आपकी डाइसेकेराइड होती है, जो कि किससे मिलकर के बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, लैक्टोज, सॉरी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। ग्लैक्टोज भी क्या है आपकी, मोनोसेकेराइड। 3 इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड होती है, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है और फ्रक्टोज होता है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स होती हैं, फिर यही मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती हैं। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगी, लैक्टोज। ये लैक्टोज को अपन बोलते हैं मिल्क शुगर बोलते हैं, दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, दूध में, मिल्क शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, चीनी में पाई जाती है। चीनी में पाई जाती है, इसको अपन बोलते हैं केन शुगर, जो कि किससे बनती है, गन्ने से बनती है, ठीक है। तो ग्लूकोज
प्लस फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट शुगर है, नाम याद कर लीजिए बस। 3 ही डाइसेक्राइड हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। ये 3 डाइसेक्राइड है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग डाइसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो कि हमारे काम के, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स है जो कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो इनका एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनेगा, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट इज विच एंजाइम ब्रेक डाउन द स्टार्च। स्टार्च को कौन तोड़ता है माल्टेज में, माल्टोज में? जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है वो होता है एमाइलेज। लाइपेज जो होता है वो लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, फैट का। पेप्सिन जो होती है वो प्रोटीन का करती है ब्रेकडाउन। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रोज का करता है, ठीक है। एमाइलेज जो होता है वो किसका करता है, स्टार्च का करता है। 2 प्रकार के एमाइलेज होते हैं, ज्यादा हम लोग डिटेल में एमएसएन में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। स्टोरेज क्या पूछा है आपसे, स्टोर किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैंने 2 स्टोर बताए थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको 2 स्टोर बताए थे। क्या बताया था कि अगर एनिमल में स्टोर होगा तो किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन। और प्लांट में स्टोर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और इसलिए ग्लाइकोजन को और क्या कहा जाता है, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल पूछा गया। अगर प्लांट पूछता तो आंसर क्या होता है, स्टार्च होता। पूछा क्या एनिमल, तो आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज जो होता है वो भी प्लांट के अंदर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए कैसा होता है, नॉन डाइजेस्टिबल होता है, हमारे पचता नहीं है ये, हमारे इंटेस्टाइन में ये पचता नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन में ये पच जाएगा। स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च से हमको ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी मिलती है। लेकिन सेलुलोज हमारे किसी काम का नहीं। तो हमारे लिए सेलुलोज किसका काम करता है, फाइबर का काम करता है। किसका काम करता है, फाइबर का काम करता है। और ये इस वजह से हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो ये सिंपल शुगर है, ये जो स्टोरेज होगा वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होगा। ये सिंपल शुगर है, इसलिए इसको अपन स्टोरेज नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज कीटोन बॉडीज। आपसे पूछा गया है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से कीटोन बॉडीज कौन सी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 कीटोन बॉडीज आपको याद रखना है। पहला है एसीटोन, दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है, जिसको कि अपन क्या कह रहे हैं शॉर्ट में BHB। और तीसरा है एसीटो एसीटेट। ये 3 कीटोन बॉडीज आप याद कर लीजिए। एक हो गई एसीटोन, एक हो गई एसीटो एसीटेट और तीसरे हो गई बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्या हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फास्टिंग का मतलब हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी फास्टिंग वर्ड यूज किया था, हो सकता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि फास्टिंग में ब्रेन कीटोन बॉडीज को यूज करता है। फास्टिंग से मेरा मतलब है सीवियर फास्टिंग, ठीक है, कि जब बॉडी का ग्लूकोज रिजर्व खत्म हो गया और बॉडी फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर रही है। तो जब फैट को यूटिलाइज करेगी तो फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से बनेगा कीटोन बॉडीज, और वो कीटोन बॉडीज हमारे ब्रेन के द्वारा यूज किया जाएगा एज ए एनर्जी सोर्स। तो इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के द्वारा एज ए एनर्जी सोर्स कौन सी कीटोन बॉडीज को प्रायोरिटी दी जाती है, वो है आपकी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये आपकी कीटोन बॉडीज है। तो 3 कीटोन बॉडीज को आप याद रख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटो एसीटेट। Which of the following is the precursor molecule for the synthesis of steroid hormone? स्टीरॉयड हार्मोन को बनाने में प्रीकर्सर मतलब जिससे स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं उन सब के लिए क्या काम करता है, प्रीकर्सर का काम करता है। तो कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन है जिनके लिए प्रीकर्सर का काम करता है, वो आपके
कॉर्टिसोल्स, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सबको बनाने वाला कौन है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। नेक्स्ट इज ए डेफिशिएंसी इन विच विटामिन कैन लीड टू पेलेग्रा। पेलेग्रा किसकी वजह से होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। 4D के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है। तो विटामिन B3 नियासिन की कमी की वजह से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको अपन बोलते हैं, रात में दिखना कम हो जाता है। सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स होती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर कोलाजन फॉर्मेशन एंड इम्यून सिस्टम फंक्शंस। ठीक है। कई विटामिन इम्यून सिस्टम फंक्शंस में रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका विटामिन ए भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, डी भी करता है, इसके अलावा आपका ई भी करता है और सी भी करता है। ठीक है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या? कोलाजन फॉर्मेशन। तो कोलाजन फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? आपका विटामिन सी करता है। ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है वो कोलेजन फॉर्मेशन, इम्यून सिस्टम, इसके अलावा आयरन ऑब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन से आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? विटामिन सी हेल्प करता है। तो अगर विटामिन सी की कमी है तो आयरन के एब्जॉर्प्शन की भी कमी होगी, तो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। इसलिए विटामिन सी को भी आपको कंप्लीट अमाउंट में इसको यूज करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया। यहाँ पर कई सारी चीजें हमने सीखी, थ्योरी को भी हमने साथ में कवर किया, और ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हो सकता है कि हम जनरली इनको मिस कर दें, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इनको हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि 2 वीडियो में, इसके अलावा मैं और भी वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री की, लेकिन इन 2 वीडियो में हमने जितना भी डिस्कस किया है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है। तो इन वीडियो को अच्छे से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स भी मैंने साथ में लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं, और इनको आप ध्यान से समझिए, पढ़िए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऐप चैट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो वो आप हमें भेजिए, तो हम उसका एक यूट्यूब वीडियो बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।